गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन के रासायनिक गुण देखिए कैसे बात करते हैं एल्कीन के रासायनिक गुणों की। जब हम पहले वाले चैप्टर्स में इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम किसकी बात किए थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन के रासायनिक गुण। जब हम बात करते हैं एल्कीन के रासायनिक गुण, तो एल्कीन के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्कीन निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है कि एल्कीन कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। मतलब कि एल्कीन के द्विबंध पे किसका योग होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। दूसरी बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि द्विबंध पर कोई क्या आक्रमण करे? कौन योग करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही। और कैसी अभिक्रिया देगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये एलिलिक, विनाइलिक ऐसे हैलाइडों में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करूंगा बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। जैसे सब जानते हैं पॉलीथीन, तो हम किसमें पढ़ेंगे ये सब चीजें? बहुलीकरण। और जो रिएक्शन होगी और लास्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसा हम एल्केन में भी पढ़ के हैं, समावेवीकरण। ये बात करते हैं हम एल्कीन में 6 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एल्कीन में हम 6 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली हम बात करेंगे किसकी? पहली बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में क्या होता है? एल्कीन के द्विबंध पर किसका योग होगा? हाइड्रोजन का। दूसरी बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का क्या मतलब है कि यहाँ पहले कौन अटैक करता है? पहले कौन आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और उसका क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी बात करेंगे हम ऑक्सीकरण। उसके बाद में बात करेंगे प्रतिस्थापन रिएक्शन, विनाइलिक, एलाइलिक ऐसे हैलाइडों की बात करते हैं वहां पे। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। कई पॉलीमर्स में अपनी कौन काम में आएगी? जब देखेंगे अपन पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब चीजें किस में आएगी? बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। और समावेवीकरण में कि जैसे हमने बात की थी कल, ब्यूटेन को हमने किस में कन्वर्ट किया था? 2 मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। वैसे ही यहाँ क्या होगा? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट होगी। इसी प्रकार क्या इनके क्या बनते जाएंगे? आइसोमर, समावेवी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एल्कीन 6 प्रकार की अभिक्रियाएं देती हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजनीकरण। ओके, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
जब हम बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण की, तो जैसे कि आपको पता है कि एल्कीन की अभिक्रिया, क्या एल्कीन की अभिक्रिया उत्प्रेरक कौन कौन से, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी उपस्थिति में जब किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो क्या होता है, द्विबंध पर हाइड्रोजन का योग होता है, द्विबंध पर हाइड्रोजन का योग होता है और क्या बनता है, एल्केन बनता है। और क्या बनता है, हमें एल्केन प्राप्त होता है। जैसे बात करते हैं, ये एल्कीन है, इस पर मैं किसका करूंगा, हाइड्रोजन का योग करेंगे। कैटेलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे। जब हम करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, और ये हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन। क्या है ये, एल्केन। क्या कहा आपने, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन का योग सिन एडिशन होता है। यहाँ हाइड्रोजन का योग कैसे होता है, सिन होता है। सिन का मतलब कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ उपस्थित होते हैं, दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक ही तरफ उपस्थित होते हैं। अब हम जब पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये कैसे मैकेनिज्म होती है, क्या इसमें एक वर्ड आएगा हमारा एड्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं हिंदी में, अधिशोषण। हिंदी में हम क्या कहेंगे, अधिशोषण कहते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। क्या कहेंगे कि ये मेटल की सरफेस है, ये क्या है, एक धातु की, आपकी धातु की पृष्ठ है। जब इसके ऊपर हम किसका योग करवाएंगे, पहले योग किसका होगा, हाइड्रोजन का योग होता है, और क्या बना देता है, ये मैं क्या लेता हूं, धातु की पृष्ठ ली है हमने, इस धातु की पृष्ठ पे मैं किसका योग करूंगा, हाइड्रोजन का योग करूंगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस धातु से दुर्बल वान डेर वाल्स बलों से क्या हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो अणु है, हाइड्रोजन का जो अणु है वो धातु, कैटलिस्ट लिख दूं, यहां किसके साथ बन जाते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बंधों के साथ क्या हो जाते हैं, इससे बन जाते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब इस पे कौन अटैक कर दे, किसका आक्रमण करवा दे, हम सॉरी आक्रमण क्या करवा दे, क्या कहेंगे, किसका अवशोषण। जो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण का मतलब समझना, अधिशोषण का मतलब क्या है, केवल ये हाइड्रोजन परमाणु या जो ये एल्कीन का जो अणु होंगे, हाइड्रोजन के अणु है, ये केवल सतह पर क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, केवल सतह पर ही उपस्थित है, कैटलिस्ट के अंदर नहीं गए, ये कैटलिस्ट के अंदर नहीं गए, केवल किस पे है, सतह पर उपस्थित है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम अधिशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। कि जब क्या कि कोई भी विलय के कारण यहाँ एड्सॉर्बेट कहते हैं, ठीक है, जब क्या कहेंगे हम कि केवल सतह पर उपस्थित है, केवल कहाँ है, सतह पर उपस्थित है, तो ऐसे फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। और अवशोषण में क्या होता है कि कैटलिस्ट सॉरी जो भी आपका मैटर होता है उसके अंदर तक समा जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल क्या है कि इसकी सतह पर उपस्थित है। जब बात करते हैं एल्कीन की, जब हम किसकी बात करते हैं, एल्कीन की, जो एल्कीन यहाँ पे एल्कीन भी क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। ये कैटलिस्ट है हमारा, इसी कैटलिस्ट पे क्या हुआ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बगल में क्या, एल्कीन भी क्या हो गई, लीजिए एल्कीन भी क्या हो गई। अब क्या कहेंगे हम कि ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे ये बंध टूटते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं
ये बंध टूटते जाते हैं और ये हाइड्रोजन का योग होने लगता है। देखिए कैसे होगा हाइड्रोजन का योग, जब हम बात करेंगे कि ये बंध क्या होगा, टूटेगा, इनमें से एक बंध क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा और ये बंध इससे टूटकर किसका निर्माण कर देंगे, ये तो हमारा कैटलिस्ट, ये तो हमारा कैटलिस्ट, और इसके साथ क्या बन गया, एक H इस पे जुड़ गया और एक H इस कार्बन पर जुड़ जाता है। तो क्या हुआ कि ये किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। अब सिन एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या कहेंगे हम, एक ही तरफ क्या होते हैं, योग होता है, दोनों हाइड्रोजनों का योग क्या होता है, एक ही तरफ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिन एडिशन। इसको हम क्या कहते हैं, सिन योगात्मक। कोई दिक्कत यहां तक, ये किसका मैकेनिज्म है कि उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि जब एल्केन की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं तो क्या हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। और इसकी मैकेनिज्म क्या है कि पहले कैटलिस्ट पर कौन एड्सॉर्ब होते हैं, कौन अधिशोषित होते हैं, हाइड्रोजन अधिशोषित होते हैं, और ये दुर्बल वान डेर वाल बंधों द्वारा, ये दुर्बल वान डेर वाल बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। दुर्बल वान डेर वाल बंधों द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पे ये कैटलिस्ट से या उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है, बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एल्कीन भी वही, और क्या कहेंगे हम, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड टूटता है, एल्कीन का पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन के सिग्मा बंधों का क्या होता है, टूटते हैं, और उससे क्या बनते हैं, एक दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। और दोनों सिग्मा बंध कौन बनाते हैं, हाइड्रोजन, और एक ही तरफ हाइड्रोजनों का क्या होता है, एडिशन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। ओके, समझ में आई, कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ये हम क्या ना लें, उत्प्रेरक ना लें, क्या लें कि मैं कहूं कि जैसे एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम बनाते हैं, किस क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल बनाता हूं इसका। देखिए जब हम बात करते हैं मैं किसकी बात करूंगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, और डेल्टा H की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, और डेल्टा H नेगेटिव किनके लिए आता है, एक्सोथर्मिक के लिए। कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकल रही है, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। कोई दिक्कत यहां तक। अब मैं बात करता हूं कि ये दो स्तर क्यों बनाई है, ये दो एनर्जी प्रोफाइल के डायग्राम क्यों है, कि यहां क्या ले रहे हैं हम, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, और यहां क्या बना आपका, एल्केन। तो ये क्या है और ये क्या है, पहली बात तो हो चुकी है हमारी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, E1, और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, E2। सक्रियण ऊर्जा प्रथम और सक्रियण ऊर्जा द्वितीय। जो सक्रियण ऊर्जा द्वितीय है वो क्या कहेंगे, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, और ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। समझ में आया। क्या होता है कि जब उत्प्रेरक आ जाता है, जब हम किसका यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण, जैसे अभी बात की एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए हम प्लेटिनम, पैलेडियम इनका उपयोग करते हैं। तो जब हम उत्प्रेरक लगा देते हैं तो ये क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये किसका मान कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। तो आराम से टक्कर से अणु कहां पहुंच जाते हैं,
थोड़ी सी टक्कर में। लेकिन जब बात करते हैं इसमें तो यहाँ टक्कर अधिक होती है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, यहाँ सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और यहाँ जो बात करेंगे हम अभिक्रिया की दर की, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके लिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए हम क्या बात करेंगे कि जो आपकी पहली रिएक्शन है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जल्दी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इनके लिए तेज होती है। और जब बात करते हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो इन रिएक्शंस को होने में टाइम ज्यादा लगता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर का मान क्या होता है, कम होता है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले पढ़ के आए हैं आप ये चीजें, फिर भी एक बार हम और पहली समझ में आई क्या थी, हाइड्रोजनीकरण। दूसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब कि द्विबंध पर पहले आक्रमण करेगा, कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का। और अगर कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोधनायन में क्या हो रहा है, कोई रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास हो रहा है, तो हम वो पुनर्विन्यास करवाएंगे। हम वो क्या करेंगे, पुनर्विन्यास करवाएंगे, जैसा कि कल हमने देखा था। ठीक है, करते हैं बात। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मतलब क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है, ये एल्कीन, इस पे हम ENU क्या कहेंगे, एक साइड तो किसका अटैक हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरी तरफ और क्या बनती है, योगात्मक हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब इसको क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहले आक्रमण किसका होता है, पहले आक्रमण किसका होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। पहले आक्रमण किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब ऐसी रिएक्शंस के लिए हम क्या देखेंगे, इनकी मैकेनिज्म क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होगा, कोई भी जो आपका रिएजेंट है अभिकर्मक, वो किस में ब्रेक होगा, E+ एंड Nu-। अब हम बात करेंगे कि ये एल्कीन द्विबंध के कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। अब हम क्या करेंगे, E+, ये इलेक्ट्रॉन यहां, कौन क्या बन गया, किसका निर्माण हुआ, एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। अब कार्बोधनायन के ऊपर क्या होगा, यहां पर किसका आक्रमण हो सकता है, नाभिक स्नेही का। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कोई दिक्कत समझ में आई कैसे मैकेनिज्म होती है? अब देखिए कई बार कईयों के मन में सवाल आता है कि सर अपने इधर से क्यों करवाया न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण? तो ये क्या बना? कार्बोधनाइन। किसका निर्माण हुआ है? कार्बोकैटाइन का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? कार्बोकैटाइन का। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटाइन प्लेन में होता है, त्रिकोणीय समतलीय। ये कार्बन एक वैलेंसी, दो वैलेंसी और दूसरा। अब मैं क्या कहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक करता है। ये क्या देखेगा कि त्रिविम बाधा कहां ज्यादा है? ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल वही उत्पाद बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस पर निर्भर करती है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम, जो कि ये किस पर आधारित होती है कि जितना अधिक स्थायी कार्बोकैटाइन बनेगा, क्या बनेगा? मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन। ध्यान रखना इस चीज को कि हमारा कार्बोकैटाइन कैसा बनना चाहिए? मोर स्टेबल, अधिक स्थायी होना चाहिए। अधिक स्थायी कार्बोधनाइन, कार्बोधनाइन। कार्बो जो आपका कार्बोकैटाइन बन रहा है वो क्या होना चाहिए? अधिक स्थायी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अधिक स्थायी होना चाहिए। नहीं तो हम किसका उपयोग करते थे? याद है ऐसी चीजों में हम मार्कोनिकोव रूल का उपयोग करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? मार्कोनिकोव नियम का। और मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि मार्कोनिकोव नियम कहता है कि ये एल्कीन, इस पर क्या बात करेंगे हम? एल्कीन पर नाभिक स्नेही का योग, एल्कीन पर नाभिक स्नेही का योग उस द्विबंधित कार्बन पर होता है, उस द्विबंधित कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। बढ़ के आए ये चीज, मार्कोनिकोव नियम क्या है? ओके, समझ में आई बात? देखिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हैलोजनीकरण। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? हैलोजनीकरण। देखिए जो बात करेंगे हैलोजनीकरण की, तो हम बात देखिए, अब देखते जाना कौन सा सिंक प्रोडक्ट आएगा, किसमें एंटी प्रोडक्ट आता है। ओके, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब कि द्विबंधित कार्बन पर किसका योग होगा? हैलोजन का ही योग होगा। दोनों कार्बनों पर किसका योग करवाना है? हैलोजन का योग करवाना है। किसका योग करवाना है? हैलोजन का योग करवाना है। देखिए बात करते हैं कि मैं क्या कहूं कि जैसे एल्कीन है, इस पर इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं? Br2 से करवा दे। किसकी प्रेजेंस लेता हूं मैं? FeCl3 की या FeBr3 की, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं बात करूं FeCl3 या FeBr3 के प्रेजेंस में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए क्या बनता है हमारे पास? RCH कर दिया इसको, RCH Br CH2 और Br, जो ये प्रोडक्ट बनता है
जो ये उत्पाद बनता है वो उत्पाद कौन सा बनता है? एंटी। ये उत्पाद कैसा बनता है? एंटी बनता है। एंटी का मतलब कि दोनों ब्रोमीन विपरीत दिशाओं में प्राप्त होते हैं। दोनों ब्रोमीन कहाँ प्राप्त होंगे? हमें विपरीत दिशाओं में। देखेंगे कैसे, जब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे? इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की जब हम बात करेंगे। RCH डबल बॉन्ड CH2 Br और Br, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये किसके रूप में बाहर? Br माइनस। ये क्या हो गया? Br माइनस। और देखिए साइक्लोब्रोमोनियम आयन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त हुआ? साइक्लोब्रोमोनियम आयन। हमें कौन प्राप्त होता है? साइक्लोब्रोमोनियम आयन प्राप्त होता है। अब जो साइक्लोब्रोमोनियम आयन है उस पर कौन आक्रमण करेगा? Br माइनस। और क्या करता है? रिंग की ओपनिंग करता है। वलय क्या करता है? खोल देता है। वलय को क्या करेगा? ये खोलेगा, ओपन करेगा। वलय को क्या करेगा? ओपन करेगा। तो ओपन किधर से करेगा या वलय को कैसे ओपन करेगा, उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए क्या कहा मैंने कि अब ये ब्रोमोनियम आयन, सोचना एक बार, सपोज कीजिए कि यहां अटैक करे, ये बॉन्ड बाहर, सॉरी यहां अटैक करे, ये बॉन्ड टूटा, एक प्रोडक्ट, और क्या करूं, यहां अटैक करे, ये बॉन्ड टूट सकता है। तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? दोनों में से कौन सा बंध टूटेगा? तो उसके लिए हम क्या करें कि देखिए, सपोज कीजिए, आप क्या करेंगे, सपोज करो कि मैं कहता हूं कि ये ब्रोमीन आयन यहां आक्रमण करे और ये बंध टूटे। क्या कहा? ये ब्रोमीन यहां आक्रमण करे और ये बंध टूटे, और या फिर यहां आक्रमण करे और ये बंध टूटे। देखिए दोनों में प्रोडक्ट सेम आता है, दोनों में क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट सेम आता है, लेकिन ब्रोमीन आयन कहां आक्रमण करता है? ब्रोमीनियम आयन कहां आक्रमण करेगा, उसकी जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनता है। कि अगर मैं बात करूं कि एक बार ये बंध टूटे तो ये कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर मैं बात करूं ये टूटे और यहां आक्रमण करे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बताइए कहां आक्रमण होगा, कहां आक्रमण करेगा, और क्या बनता है? RCH Br CH2 और Br। हमें कैसा उत्पाद प्राप्त होता है? एंटी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। हमें उत्पाद कौन सा प्राप्त हुआ? एंटी उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये समझ में आया? हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन। हम क्या हेडिंग डालेंगे? हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखिए बात करते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन की। जब अब हम बात करते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजनीकरण। देखिए हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हेलोजन का योग द्विबंधित कार्बन पर। तो यहाँ हम कौन सा नियम काम में लेते हैं? यहाँ हम काम में क्या लेंगे? यहाँ हम काम में लेते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। याद है ना मार्कोनिकॉफ नियम क्या था? देखो सबसे पहले बात करेंगे एल्कीन, इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, होगा क्या? एक पर H का और एक पर X का, और क्या बनते हैं हमारे? एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या लिखेंगे? एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है एवं एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल की बात करते हैं।
CH3CH प्लस HBr। इस प्रकार के में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब हमारा क्या आ जाता है असममित एल्कीन, जब हमारे पास क्या आ रहा है असममित एल्कीन, तो हम क्या कहते हैं कि नाभिक स्नेही का योग, नाभिक स्नेही का योग उस कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। द्विबंधित कार्बन दो ही है, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन दो, तो नाभिक स्नेही कौन है Cl। नाभिक स्नेही का योग किस पर होगा CH पर। यही क्या है मार्कोनिकॉफ नियम, यही क्या है मार्कोनिकॉफ नियम। अब देखिए मार्कोनिकॉफ नियम की क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म पढ़ते हैं कैसे ये, सॉरी मार्कोनिकॉफ नियम की क्या, इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसकी क्या पढ़ेंगे हम क्रियाविधि पढ़ते हैं, क्रियाविधि देखेंगे। देखो अब मैं बात करूं कि जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन क्या है हमारी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और हमें क्या प्रोडक्ट गेट हो रहा है CH3। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की जब बात करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या होगा देखिए पहले पद में क्या किसका निर्माण होता है, कार्बोधराइन का निर्माण, और ये पद कैसा होता है हमारा स्लो स्टेप। ये स्टेप कैसा होगा स्लो RDS, मतलब क्या है कि पहले पद में हम किसका निर्माण करें कार्बोधराइन का निर्माण करते हैं, और कार्बोधराइन दो बन सकते हैं, एक यहाँ एडिशन और एक यहाँ एडिशन। तो देखो एक क्या बना CH3CH पॉजिटिव प्लस CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। एक आपका कार्बोकेटाइन बनता है 2 डिग्री, एक कार्बोकेटाइन बनता है हमारा 1 डिग्री। तो हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्या द्वितीय कार्बोधराइन क्या होता है अधिक स्थायी होता है। तो देन सेकंड स्टेप क्या होगा CH3 इस पर Br माइनस नाभिक स्नेही का योग, और क्या बनती है हमारा प्रोडक्ट CH3 CH Br एंड CH3। तो देखिए क्या कहा मैंने कि हमने कहा कि हमारे उत्पाद जो प्राप्त हुआ है, उत्पाद जो प्राप्त हुआ वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ है। वो किसके नियम के अनुसार हुआ है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ है। मार्कोनिकॉफ नियम यही तो कहता था क्या कि नाभिक स्नेही का योग उस कार्बन पर होता है जहां द्विबंधित, उस कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है कम होती है। हमने मैकेनिज्म से भी देख लिया कि हमने ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया कि इस पर क्या Br माइनस का ऐड कराएं और क्या बनाए हमारा प्रोडक्ट। ये क्यों नहीं बनाया क्योंकि ये क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, यहाँ क्या होता है प्राथमिक कार्बोधराइन का निर्माण होता है, इसलिए हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। इसलिए हम क्या नहीं करते वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाए उसका रीजन पता लग गया। अब देखिए बात करते हैं कि ये RDS है, इसमें किसका निर्माण होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। ओके कोई दिक्कत। देखिए अब ये रिएक्शन अगर किसकी प्रेजेंस में हो, अगर यही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है मुक्त मूलक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में सॉरी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद प्राप्त
होता है। हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए बात करते हैं कि अगर मैं क्या कह दूं कि यहां आपको क्या मिले, तो हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। और ये उत्पाद कैसा वाला है? एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद है। ये कैसा उत्पाद है? एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे प्रोसीड हो रहा है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पेरोक्साइड क्या बनाता है? एल्कोक्सी पेरोक्साइड। जब इसकी बात करते हैं HBr के साथ अभिक्रिया करके ये हमें क्या देता है? प्लस Br रेडिकल। हमें क्या प्राप्त होता है? Br रेडिकल। और Br रेडिकल क्या करेगा? अब Br रेडिकल यहां भी ऐड हो सकता है और यहां भी ऐड हो सकता है, दोनों जगह करके देख लेते हैं। CH3 CH CH2 और Br। जब हमने यहां ऐड किया तो CH2Br हो गया, और जब रेडिकल यहां ऐड करेंगे तो क्या होता है? CH3 CH Br और CH2 रेडिकल। कौन सा रेडिकल अधिक स्थायी है? क्या 2 डिग्री रेडिकल अधिक स्थायी होता है? द्वितीयक कार्बन मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है। तो ये क्या कहेंगे हम? ये क्या है हमारे लिए? मोर स्टेबल। और ये हमारे लिए क्या है? लेस स्टेबल। और जो मोर स्टेबल है उससे आगे कौन अभिक्रिया कर लेता है? CH3 CH रेडिकल CH2 Br प्लस H रेडिकल या HBr, जो भी आप बात करें, किससे कौन अभिक्रिया कर देता है? HBr। और क्या बना देता है? CH3 CH H CH2 Br प्लस H रेडिकल, सॉरी, प्लस Br रेडिकल। तो हमने क्या देखा इस अभिक्रिया में? हमारे पास क्या मिला हमें कि दो प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक मार्कोनिकॉफ उत्पाद है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद है। एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद कैसे प्राप्त हुआ हमें? इसमें कोई समस्या? हाँ, देखिए नेक्स्ट उतार लो इसको। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या? एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग। एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग देखो, एल्कीन पर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का योग पढ़ते हैं तो सेम टू सेम रिएक्शन है, बस कुछ नहीं फर्क है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी ये अभिक्रिया भी। क्या कहेंगे हम कि जब हम एल्कीन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो क्या होता है? देखिए RCHOSO3H और CH2, इस पर क्या एडिशन हो गया? H। हमने क्या कहा कि एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग भी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, और क्या बनता है हमारे लिए? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। ये अरे एल्किल हाइड्रोजन और SO4 क्या कहते हैं इसको?
एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसका हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन, जब हम इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल कौन से, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। अल्कोहल किसके अनुसार प्राप्त होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जलयोजन। सेम टू सेम रिएक्शन है, सेम टू सेम क्या है, जलयोजन, बस थोड़ी सी उसमें मैकेनिज्म में चेंज आता है। वो मैकेनिज्म कैसी है हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, देखो कि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल से करवाने पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, देखो